में कार्यरत हूँ, उसके उद्घाटन के लिए मैं एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी आईडीए के संयोजक श्री साहब सिंह धनगर जी और पूर्व सांसद आदरणीय वर्मा जी, इन्होंने जो नागपुर में मुझे निमंत्रण दिया था, उस निमंत्रण के आधार पर आज आईडीए कार्यालय के उद्घाटन के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। उसका विधिवत कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर पूर्व विधायक आदरणीय शिवशंकर यादव जी भी यहाँ, शिव प्रसाद यादव जी भी मौजूद है। फिर हमारे भाई फाइम साहब भी सिद्दीकी यहाँ मौजूद है। ये जो वर्तमान में जो फिरका परस्त ताकतों की सरकारें जिस तरह उत्तर प्रदेश में हो या दिल्ली में हो, जन विरोधी कड़े फैसले करके शासन और प्रशासन का लाभ कुछ गिने चुने लोगों तक पहुंचाने में लगे और भारतीय लोकतंत्र एवं संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए मेजॉरिटी के नाम पर एक गैर संवैधानिक शासन प्रणाली को चलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे गैर संवैधानिक तौर तरीकों को सिर्फ पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी के आधार पर उसको ब्रूटली चलाना, ये कोई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कंसेप्ट नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कंसेप्ट ये है कि वह ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव इन कैरेक्टर होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से पिछले 8 साल से बीजेपी का केंद्र या अन्य राज्यों में जो भी शासन है, वह सही मायने में रिप्रेजेंटेटिव नजर नहीं आता और इसीलिए ये संवैधानिक भी नहीं है और लोकतांत्रिक भी नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था आगामी नेशनल और इंटरनेशनल चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए भारत के देश के हित में नहीं होने के कारण इसके खिलाफ, इसके विरोध में एक सक्षम बहुजन आंदोलन फिर से देश के कोने कोने में खड़ा हो, जिसका एक सेंट्रल पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं वो उत्तर प्रदेश में भी बना रहे। इस तरह की नीतियों को लेकर यहाँ 10-12 संगठन की पार्टियों के नेता लोग पहले से भी काम कर रहे हैं। तो इसको मजबूती प्रदान करके पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भी जो साहब श्री कांशीराम जी द्वारा बहुजन आंदोलन, जिसको हम सही मायने में सही लोकतंत्र का रास्ता मानते हैं, उस बहुजन आंदोलन को सक्षम करने के लिए आज की ये छोटी सी मीटिंग और भेंट उसके लिए ही एक आयोजित थी, सुनिश्चित थी। ऐसे मौके पर मीडिया के कुछ साथियों के रिक्वेस्ट पर मैंने आपसे लखनऊ के इस छोटे से कार्यक्रम का विवरण आप सभी लोगों के सामने रखा। इसलिए मीडिया कर्मी को अभी शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मेरा आपसे सवाल है मानवर, ये बताइए कि 2014 से और 2024 आ रहा है, 23 महीने हो गए, यानी कि आप ये समझिए कि ये 5 साल गुजरे, 19 आया, अब जो है आप देखिए कि 23 साल हो गए। 23 साल में आप अपने उन दलित समाजों को कैसे समझाएंगे जो पार्लियामेंट असेंबलियों में बैठे हुए हैं, जो भी बिल पास हो रहे हैं वो समझ लो तो नहीं कर रहे हैं ना, सहमति तो सबकी होती है। उन दलित समाज से, उन पिछले समाज से जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने आपका वोट लिया आपके समाज का सुधार करने के लिए, आज वो मनवा के, उनके लिए आप क्या करेंगे? उन लोगों के लिए क्योंकि पार्लियामेंट पूरे देश में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए संविधान में एक प्रतिनिधित्व व्यवस्था है जो राजकीय आरक्षण है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। उसके माध्यम से शेड्यूल कास्ट के 84 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे देश के चुनके जाते हैं। ट्राइबल के मतलब आदिवासी के 47 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनके जाते हैं।
ये दोनों मिलके 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन आज तक का ये अनुभव रहा कि ये 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के तो जाते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट ट्राइब के नाम पे, अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पे, संविधानिक पॉलिटिकल रिजर्वेशन व्यवस्था के कारण। लेकिन ये सही मायने में रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनते हैं। जिसको वो पार्लियामेंट में या देश की विधानसभा में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको वो सही मायने में वो रिप्रेजेंट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अपने पॉलिटिकल पार्टी के एक तरह से बंधुआ मजदूर हैं या पॉलिटिकल स्लेव है। और इसलिए देश के 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बिल्कुल बड़े बड़े राजनीतिक दलों के कब्जे में होने के कारण एक तरह से पूरे लोकतंत्र का ही कब्जा कुछ गिने चुने राजकीय दल और कुछ गिने चुने उनको मदद करने वाले इंडस्ट्रियल हाउसेस हो, कारपोरेट हाउसेस हो, और फिर एक समाज का तबका, ये भारतीय प्रजातंत्र को कंट्रोल करता है। और इसीलिए अभी भी जब से खास करके 2014 के चुनाव के बाद, जिसको हम कहते हैं कारपोरेटाइजेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, वो चुनाव के बाद चाहे इस देश का दलित तबका हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी तबका हो या बैकवर्ड का तबका हो, ये सही रिप्रेजेंटेटिव को तरसने लगे हैं। क्योंकि बीजेपी और संघ परिवार की जो नीति है, शैली है, उसमें इनके लिए कोई बड़ी जगह नहीं है, बड़ी स्पेस नहीं है। इसीलिए तो मैंने कहा कि बहुजन आंदोलन को रिवाइव करने की जरूरत है। सर, आप महाराष्ट्र से हैं और महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश दो ऐसे प्रदेश है जहाँ पर बहुजन मूवमेंट खूब फला फूला। अम्बेडकरवाद की आरटीआई भी वहाँ पे फली हुई और समाज पार्टी के यहाँ 4 बार सरकारें बनी। क्या लगता है कि ये जो है जो बिल्कुल नीचे की तरफ गया, तो इसका क्या कारण है कि ये जो है पराजय की तरफ गया या अवनत की तरफ गया बहुजन मूवमेंट? जी, इस पर क्या बात करना? एक तो पहली बात समझिए कि बहुजन मूवमेंट की जो जड़ें हैं जी, वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ जितने भी विद्रोह है, संघर्ष है, उसमें नजर आती है। कहाँ है आप जी? और ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो सबसे बड़ा विद्रोह हुए वो दक्षिण भारत में हुआ, चाहे वो फूले जी के माध्यम से हो, पेरियार जी के माध्यम से हो, श्री नारायण गुरु के जी के माध्यम से हो। तो ये सामाजिक चेतना, जागृति और आंदोलन, ये बुनियाद तो दक्षिण भारत से जरूर है। अब ये होने के कारण कांशीराम जी भी महाराष्ट्र में वो मूवमेंट में पलट गए या आगे आ गए, वहाँ से डेवलप हो गए। अब्दुल उनका वहीं से। लेकिन दक्षिण भारत के तुलना में जब आप नॉर्थ इंडिया कंपेयर करते हो, तो नॉर्थ इंडिया में सोशल मूवमेंट की जड़ें कम है, लेकिन पॉलिटिकल मूवमेंट की जड़ें ज़्यादा हैं। इसलिए नॉर्थ में बहुजन आंदोलन राजकीय रूप से सफल भी हुआ, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के लोग सोशल मूवमेंट में डूबने के बजाय पॉलिटिकल मूवमेंट में ज़्यादा रुचि लेते हैं, पसंद करते हैं। तो ये इसलिए कांशीराम साहब को भी जो सफलता मिली वो नॉर्थ इंडिया में मिली, साउथ इंडिया में उसके मुकाबले में बहुत कम मिली। अब साउथ इंडिया में बड़े बड़े स्टेट है, तमिलनाडु भी 40 सीट वाला स्टेट है। तमिलनाडु में भी शेड्यूल कास्ट की 20% आबादी है, जितनी उत्तर प्रदेश में है ना जी। बंगाल भी 42 स्टेट वाला है, तो बड़े स्टेट है। लेकिन जो मैंने कहा ना कि नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल मूवमेंट बहुत जल्दी चल जाती है, और इसलिए बीएसपी को भी हो या कांशीराम साहब को भी वो नतीजे उत्तर भारत में मिले थे। वैसे उत्तर भारत में मैं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी सफलता थी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार में 6 एमएलए थे, जम्मू कश्मीर में 4 एमएलए थे, उत्तराखंड में किसी समय में 8 एमएलए थे। तो नॉर्थ इंडिया में सफलता मिली। जैसे आपने पूछा कारण क्या है, मैंने कहा कि कारण ये है कि बहुजन आंदोलन का पिछड़ना। अब पिछड़ने की वजह है कि जो कांशीराम साहब की जो देशभर की पूरी विरासत थी, वो विरासत का बोझ मायावती जी संभाल नहीं पाई।
कारण और भी कुछ हो सकते हैं, मजबूरी हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है, किसी की और धन संपत्ति का मामला हो सकता है। इसके कारण जो बहुजन आंदोलन का जो बोझ उठाना पड़ता है जी वो नहीं संभालने के कारण वो पीछे हटने लगे। इसका परिणाम, सबसे बड़ा परिणाम तो उत्तर प्रदेश में नजर आया जी और नेचुरली फिर आजू बाजू की जो स्टेट है वहाँ भी उसकी गिरावट हुई। तो हमने आपको कारण भी स्पष्ट बताया और उसका जवाब भी बता रहे हैं कि इसका रिवाइवल और रिकंस्ट्रक्शन होना बहुत जरूरी है। जी जी और हमारे कुछ साथी चाहते हैं, शायद सिंह धनवर हो, वर्मा जी हो, यादव जी हो, ये तो चाहते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन हो। तो अगर कुछ लोग भी और उनकी संख्या भी कम होगी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी चाहत ये बड़ी मायने रखती है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। दो सवाल और चाहेंगे अपने जनता खबर के दर्शकों के लिए कि जैसे महिला आरक्षण का बिल की बात जो हो रही थी, तो उस पर महिलाओं के लिए, महिलाओं में ओबीसी एससी एसटी की बात की गई, तो उसमें एक बात तो एमबीसी के लिए जो लोग बात करते हैं कि ओबीसी के लिए आरक्षण हो, वो एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, आज पिछड़े जिनकी संख्या अधिक है, उनके लिए बात क्यों नहीं करते हैं? इस पर क्या आपका ध्यान अनुभव है? जी, महिला आरक्षण पर। जी अच्छी बात है कि महिला रिजर्वेशन को लेकर बीजेपी सोचने को लगी है। आज तक का जो 10-15 साल का जो पेंडिंग था, उन्होंने एक कदम उठाया है, ठीक है, उसका हम वेलकम करते हैं, कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि हम भी मानते हैं कि पूरी महिलाएं शोषित समाज की होती है, वंचित समाज की होती है, और जितना दमन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का होता है, तो लगभग सभी महिलाओं का दमन सदियों से होता आ रहा है। उनको एम्पावरमेंट का मौका मिलना चाहिए, ये हमारी सभी की भूमिका है। लेकिन जो पिछले वर्ग की महिलाएं होती है उनको दूसरी तरफ, जिसको हम कहते हैं ना कि दो तरह की मार झेलनी पड़ती है। जी जी एक तो वर्ग या जाति के कारण भी वो पिछड़ापन है, और दूसरा महिला होने के कारण भी एक पिछड़ापन है। तो ये कानून में या ये जो अभी बीजेपी अरेंजमेंट करने जा रही है, उसमें अगर माइनॉरिटी की महिलाएं, ओबीसी समाज की महिलाएं, एससी एसटी की तो कवर होगी, क्योंकि एससी एसटी को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, जो प्रोटेक्शन माइनॉरिटी को और ओबीसी को नहीं है। जी अब ये प्रोटेक्शन अगर ओबीसी या एमबीसी, आप जो भी कहे, क्योंकि ओबीसी में एमबीसी आता है, जी तो ये दोनों एक तबका ओबीसी का और एक तरफा माइनॉरिटी का, अगर इनके महिलाओं को अगर मौका दिया तो मुझे लगता है वो एक परिपूर्णता बन जाएगी। क्योंकि पार्लियामेंट का अगर आप पूरा इतिहास 1950-51 से चुनाव पे उठाकर देखें, तो जितनी भी महिलाएं चुन के गई है उसमें हमेशा सबसे कम रेशो माइनॉरिटी का रहा है, हमेशा कम रेशो पिछड़ों का रहा है। शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब है, वो पॉलिटिकल आरक्षण के कारण जाते हैं, लेकिन विधानसभा और संसद में कोई पॉलिटिकल आरक्षण नहीं है, ओबीसी के लिए भी नहीं है और माइनॉरिटी के लिए भी नहीं है। तो इसलिए अगर विमेंस रिजर्वेशन पूरी 100% अगर लागू करने की सरकार की तमन्ना है, तो हमारा यही सुझाव होगा उनको, सरकार को सुझाव ये हो सकता है कि भाई आप देर ना करें, उसमें और फिर थोड़ा बहुत बदल करके एमबीसी हो या ओबीसी हो, दोनों और माइनॉरिटी, इनको शामिल करेंगे तो मुझे लगता है सही मायने में वो महिला सशक्तिकरण के लिए एक मजबूत कदम होगा, वरना वो आधा अधूरा कदम है। जी 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 ये सब यूपी से लगा हुआ बिहार है, तो बिहार में जाति सर्वे जो कराया गया, इससे पूरे देश में उथल पुथल मचा हुआ है। लेकिन एक बात यह है कि जाति सर्वे करा लेना, कितनी जाति किस जाति की है, और जातियों को भागीदारी न देना, हिस्सेदारी न देना। जैसे हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, वाल्मीकि समाज का एक भी डीएम नहीं आज तक बना, एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं बना। ऐसी तमाम जातियां जिनका एक भी डीएम नहीं बना, एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं बना। जो लोग जो है बात कर रहे हैं जाति सर्वे की, वो जाति की हिस्सेदारी के पक्ष में नहीं है। बड़ा सवाल ये है, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ जाति सर्वे करा लिया जाए, जाति गणना जारी कर दिया जाए, जो कि लगभग जो है पता है किस गांव में कितनी जाति है, गांव के प्रधान स्तर का भी कार्यकर्ता बता लेगा, और उनको हिस्सेदारी न मिलना, ये कैसे हिस्सेदारी मिलना संभव हो सकता है? जी देखो, भारत का लोकतंत्र है या प्रजातांत्रिक व्यवस्था है,
मैंने कहा ना कि जी। शुरू में 1950 से 67 तक वो एक पार्टी के हाथ में रहे, फिर एक दूसरा दौर आया, जी है ना, जी फिर छोटे मोटे दलों को लेकर एक कोएलिशन का जमाना आया, फिर अभी तीसरे फेज में आ गए। तीसरे फेज में बीजेपी जैसे संगठन का बोलबाला रहा, सरकारों में बोलबाला रहा। अब इसके अलावा इंडियन डेमोक्रेसी ये अभी भी इवॉल्विंग स्टेज में है, ये फुल्ली इवॉल्व नहीं हो चुकी है, जी क्योंकि किसी भी भारत जैसे बड़े देश में 75 ईयर कोई बड़ा समय नहीं है, या 5000 का बोझ आप 75 साल में पूरा उतार कर फेंक देंगे, ये मुमकिन नहीं है। ये शुक्रिया कहेंगे बाबा साहब के ये दिमाग को या उनके लिखे हुए संविधान को कि 5000 साल का बड़ा भारी बोझ बहुत जल्द उतारने में भारतीय संविधान का एक बड़ा योगदान है। और उसी के कारण जो भी बहुजन समाज की उन्नति और विकास के रास्ते है वो उसके कारण है। लेकिन जैसे आपने बात कही कि अब जो जनगणना को मुद्दा बिहार में जो आया सामने, जी कास्ट सर्वे है, जी एक्चुअली सेंसस तो सेंट्रल गवर्नमेंट को करने का अधिकार राइट होता सर, है। राइट सर, जी जी उसके लिए होम मिनिस्ट्री होती है जी। भारत सरकार की, लेकिन लोकतंत्र में एक प्लानिंग प्रोसेस होती है जिसको हम नियोजन कहते हैं जी ना, जी प्लानिंग। जी तो प्लानिंग के लिए आंकड़ों की जरूरत होती है, स्टैटिस्टिक की जरूरत होती है, फिगर की जरूरत होती है। तब बिहार जैसे बड़े स्टेट में जहाँ पिछड़ों की आबादी बड़े पैमाने पे है तो उनका सर्वे होना स्वाभाविक है, नेचुरल है, कोई गलत प्रक्रिया नहीं है। अंग्रेजों ने भी सर्वे की है और अंग्रेजों के बाद भी भारत सरकार ने चाहे काका कलेक्टर कमीशन हो, बीपी मंडल कमीशन हो, या उसके बाद कहीं भी माइनॉरिटी को लेकर रंगनाथ मिश्रा कमीशन है, या मुस्लिम समाज को लेकर हमारा सच्चार कमेटी रिपोर्ट है, या SC ST के लिए तो संविधानिक व्यवस्था है। तो ये सेंसस करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब सेंसस करना ये बीजेपी को भी मंजूर नहीं है, ये बात यहाँ आती है। जी ऑब्जेक्शन बीजेपी की तरफ से, ऑब्जेक्शन RSS की तरफ से, और उसका मूल कारण ये है कि OBC के नाम पे अगर ज़्यादा लोगों को मालूम पड़ा कि हम एक अपने आप में एक बड़ी ताकत है, तो हिंदू धर्म का एक बड़ा तबका अलग हो सकता है, और वो अगर अलग होगा तो ब्राह्मणों की राजनीति धराशायी हो सकती है। ये बीजेपी का और RSS का सही डर है। अब इस डर के कारण मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में जूनियर मिनिस्टर को जवाब देकर कहा कि सेंसस नहीं होगा, OBC की जनगणना नहीं होगी, जबकि जिनको थोड़ा बहुत भी देश का एडमिनिस्ट्रेशन पता है, सारे राज्यों में हर डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर होता है, पूरे देश में होता है। और वो डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर में आपके गांव कितने हैं, जी राइट सर, आपके जानवर जी कितने जी हैं, जी जी पानी के तालाब कितने हैं, जी जी नदी कितनी है, इसका सारा डेटा होता है उसमें। होता है, उल्लेख होता है, तो जी हर जी समाज का भी डेटा होता है, जी जी एक डेटा तो अवेलेबल होता ही है। जी राइट सर, अब इसके बावजूद एक सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के नाम पे जो कानूनी दायरों में सर्वोच्च न्यायालय के निकालों के मुताबिक आता है, जी। अगर ऐसा डेटा अगर कोई स्टेट तैयार करना चाहे ताकि स्टेट वो अपनी योजनाएं उन वर्गों तक पहुंचाना चाहता है, तो ऐसा करने में हक होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को। जी और इसीलिए बिहार सरकार ने वो कदम सही उठाया, उसमें कोई गलती नहीं है। और आजकल सुप्रीम कोर्ट तो जो भी फैसिलिटी देना है तो कहता है आप डेटा दिखाओ, Right. आंकड़ेवारी दिखाओ, कोई कमीशन की सिफारिश से दिखाओ। तो मुझे लगता है उस सारे तथ्यों को ध्यान में रखकर अगर हम इस बात की तरफ देखेंगे तो मुझे लगता है भविष्य में जितनी जिसकी संख्या वाली उतनी उसकी हिस्सेदारी की तरफ बढ़ना है। जी तो आपको ये सर्वे काम आएंगे। और बीजेपी का यही डर है, संघ परिवार का यही डर है कि अगर ये कारवां अगर चलता गया तो फिर कुछ बड़े तबके जो ऊपर बैठे हैं उनकी हिस्सेदारी कम होगी। इस डर के कारण वो ऐसे योजनाओं को विरोध कर रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जनता कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर सुरेश माने, महाराष्ट्र से आए हुए, जिन्होंने पूरा अपना विषय रखा। आप सब देखते रहिए जनता खबर, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और